नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग वन दरोगा का जो सिलेबस है जिसमें 26 टॉपिक हैं उसका आज पहला टॉपिक कवर करेंगे, हाथी और टाइगर रिजर्व्स। और इस तरह से जो भी वन दरोगा से संबंधित सिलेबस में और चैप्टर हैं उनको एक एक वीडियो बना करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हाथी और टाइगर रिजर्व। हाथी परियोजना। हाथी समूचे एशिया में सबसे बड़ा स्तनधारी है। हाथी के जो दांत होते हैं जिसको टस्क बोला जाता है, इसका जो सफ़ेद भाग होता है इसको आइवरी कहते हैं। इससे विभिन्न प्रकार के सुंदर सामान, खिलौने व दवाएं बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से हाथियों का अवैध शिकार किया जाता है। केंद्र सरकार ने हाथियों की संख्या में हो रही भारी गिरावट को रोकने के लिए वर्ष 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया था। इसका उद्देश्य हाथियों की संख्या को बढ़ाना तथा प्राकृतिक आवास में उसे प्रतिस्थापित करना था। वर्तमान समय में यह परियोजना 22 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में चलाई जा रही है। वर्तमान में 33 एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई है। अभी 33वां एलिफेंट रिजर्व जो बनाया गया है वो उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण फैक्ट है और ये इसके आने की संभावना भी प्रबल है वन दरोगा की परीक्षा में। हाथियों की जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाती है और अंतिम जो जनगणना हुई थी वो सन 2017 में की गई थी। और अभी अगली जो जनगणना है अभी वो नहीं की गई है। कारण ये है कि कोविड आ गया था तो इस वजह से डिले हुआ है। अदरवाइज हर 5 साल पर ये जनगणना की जाती है हाथियों की। हाथी हाथी को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में शामिल किया गया है। हाथी गलियारा क्या होता है? ये एक सकरा मार्ग होता है जहाँ से हाथी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती आती हैं। हाथी गलियारा हाथियों की बड़ी संख्या वाले क्षेत्र को जोड़ने वाला एक पतला या सकरा गलियारा होता है। यह गलियारा जंगली भूमि भी हो सकता है या अन्य क्षेत्र भी इस गलियारे से हाथी आवागमन करते हैं। और अभी तक टोटल जो गलियारों की पहचान की गई है वो 101 गलियारे हैं। हाथी परियोजना ये 1992 में शुरू की गई थी। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी जानवर है ये। और ये हमने पहले ही बता दिया है कि ये झारखंड के सिंहभूम जिले से शुरू किया गया था हाथी प्रोजेक्ट। और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं, उसके बाद असम में, उसके बाद केरल में पाए जाते हैं। और हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु सन 2010 में घोषित किया गया था। टोटल एलिफेंट रिजर्व 33 हैं और 33वां तराई एलिफेंट रिजर्व बनाया गया था जिसे 2022 में अधिसूचित किया गया था। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले में बनाया गया है। इसके पहले 2009 में उत्तर प्रदेश ईआर क्षेत्र के रूप में पहला एलिफेंट रिजर्व बनाया गया था। तो उत्तर प्रदेश में ये दूसरा बनाया गया है अभी 2022 में, जो लखीमपुर खीरी ज़िले में स्थापित किया गया है। प्रोजेक्ट रिहैब ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके तहत मधुमक्खियों के आवाज़ को रिकॉर्ड करके रेलवे ट्रैक के पास में उनको उस साउंड को लगा दिया जाता है, जिससे सेंसर के माध्यम से जब हाथियाँ उसके पास जाती हैं तो उनके कानों में मधुमक्खियों की आवाज़ जैसी साउंड सुनाई पड़ती है, जिसकी वजह से वो रेलवे ट्रैक से मधुमक्खियाँ दूर भागती हैं। तो इसका उद्देश्य ये है कि ह्यूमन बीइंग और एलिफेंट के बीच जो कन्फ्लिक्ट होता है वो कम से कम हो। एशियाई हाथी ये इसकी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। उसमें भारतीय हाथी हैं, सुमात्रन हाथी हैं, श्रीलंकन हाथी हैं। हाथियों का जो झुंड होता है, मतलब जब हाथियां एक साथ में चलती हैं तो उसमें उनका नेतृत्व जो सबसे पुरानी और बड़ी मादा होती है सदस्य, वो उस झुंड का नेतृत्व करती है, जिसे झुंड की माता के नाम से भी जाना जाता है। और इस झुंड में नर और मादा दोनों शामिल होते हैं। हाथियों की जो गर्भावस्था की अवधि होती है वो 680 दिन या 22 माह होता है। और 14 से 45 वर्ष के बीच की जो मादा हाथी होती है लगभग हर 4 साल पर
बच्चे को जन्म दे सकती है। भारत में 101 गलियारों की पहचान की गई है, जिसमें 77% गलियारों का प्रयोग हाथी आवागमन के लिए नियमित रूप से करते हैं। मतलब 101 गलियारों की पहचान की गई है। गलियारा हमने आपको बताया पहले ही कि ये एक सकरा भाग होता है जहाँ से हाथी आते जाते हैं। तो इसमें 77% गलियारे ऐसे हैं जहाँ पर रेगुलर हाथी आते जाते रहते हैं। हाथी के प्राकृतिक आवास एवं गलियारों का सर्वाधिक विखंडन उत्तरी पश्चिम बंगाल में हुआ है। मतलब अगर ये कहा जाए कि हाथियों का जो प्राकृतिक आवास था या उनके जो गलियारे थे उनका सबसे अधिक विखंडन कहाँ पे हुआ है, तो वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। हाथियों के आवास एवं गलियारों को खतरा किस वजह से हुआ है या किन कारणों से हुआ है, तो उसके जो प्रमुख कारण हैं उसमें है विकासात्मक गतिविधियाँ। मतलब जंगलों को काट करके रेलवे, सड़क, बिल्डिंग्स आदि बनाए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से हाथियों के आवागमन में या वहाँ पर उनका जो जो जंगल का एरिया है जहाँ पर हाथियाँ रहती हैं, वो कहीं न कहीं उनके आवास को नुकसान हुआ है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और में कोयला और लौह अयस्क के लिए ये भारत में प्रमुख रूप से ये राज्य जाने जाते हैं। और यहाँ पर सर्वाधिक अगर देखा जाए तो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ से कोयले का उत्पादन होता है। तो कोयले की अत्यधिक उत्पादन करने के कारण भी यहाँ पर जो है अवैध रूप से खनन भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से हाथियों का जो आवास है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसको नुकसान हो रहा है। तीसरा है अवैध शिकार होना। अवैध शिकार, हाथियों का जो दांत होता है उससे विभिन्न प्रकार के औषधियाँ बनाई जाती हैं या खिलौने बनाए जाते हैं, तो इस वजह से भी उनका हाथियों की किलिंग की जाती है। विद्युत फेंसिंग, तार लगा करके भी उसमें विद्युत जो फेंसिंग की जाती है, चारों तरफ वायर फैलाए जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उसकी वजह से भी हाथियों को नुकसान होता है, करंट लग जाता है हाथियों को या किसी तरह से उसमें फंस जाते हैं हाथियाँ। एक जो और सबसे बड़ी समस्या आ रही है हाथियों के सामने, वो चूँकि हाथी काफ़ी बड़ी होती है तो उसको घास भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है भोजन के लिए। तो जब इनको पर्याप्त मात्रा में घास नहीं मिल पाता है तो ये ग्रामीण आबादी की तरफ बढ़ते हैं। मतलब जहाँ पर इनको इजली घास उपलब्ध हो पाए उस तरफ भोजन की तलाश में ये जब बढ़ते हैं तो ये खेतों की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मानव और हाथियों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है कि किसान के खेत में अगर हाथियाँ आएंगी या उनके बस्ती में आएंगी तो उससे बचने के लिए किसान और हाथियों के बीच में द्वंद्व होगा, तो उसमें कई बार हाथियों की डेथ भी हो जाती है। हाथियों के संरक्षण के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है जिसे माइक बोलते हैं, MIKE, और इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। ये 2003 से चलाया जा रहा है और ये साइट्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मतलब साइट्स जो संस्था है वो जो माइक अभियान है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। साइट्स के तहत ये दक्षिण एशिया में 2003 से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि हाथियों की जो अवैध हत्या की जा रही है उसकी निगरानी करना और हाथियों को संरक्षण प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और भारत में जो 33 एलिफेंट रिजर्व हैं उसमें से 10 एलिफेंट रिजर्व का चयन माइक के तहत किया गया है। इससे संबंधित माइक के अलावा एक है हाथी मेरा साथी अभियान। ये 2011 में शुरू किया गया था और ये नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था, 8 देशों के मंत्री स्तरीय बैठक के बाद इसको शुरू किया गया था। इसे एलिफेंट 8 के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य ये था कि हाथी और मनुष्यों के बीच दोस्ती को बढ़ाना था। हाथियों से संबंधित एक और फोरम है
E5050 फोरम। ये E5050 फोरम के अंतर्गत 50 देश मिलकर हाथियों के संरक्षण के लिए 50 वर्ष तक प्रयास करेंगे, इसका मेन उद्देश्य था। और जो E5050 फोरम है, इसका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 2013 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। हाथियों के संरक्षण तथा उसके बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध पर्यावरणविद महेश रंगराजन की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछ सकता है कि केंद्र सरकार ने किस टास्क फोर्स का गठन किया था या किसके नेतृत्व में गठन किया था, तो वो महेश रंगराजन की अध्यक्षता में किया था। हाथी रिजर्व और उससे संबंधित राज्य कौन से हैं? ये UPSSC की जो वन दरोगा की परीक्षा होने जा रही है उसमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है, और इस पूरे वीडियो से कम 5 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो मयूर झरना हाथी रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में है। सिंहभूमि हाथी रिजर्व ये झारखंड में है। यहीं से प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत भी हुई थी 1992 में। मयूरभंज हाथी रिजर्व ये उड़ीसा में है। महानदी हाथी रिजर्व ये भी उड़ीसा में है। संभलपुर हाथी रिजर्व ये भी उड़ीसा में है। वैतरणी हाथी रिजर्व ये भी उड़ीसा में है। दक्षिणी उड़ीसा हाथी रिजर्व ये भी उड़ीसा में है। लेमोरू ये छत्तीसगढ़ में है। बादलखोड़ तमोर पिंगला ये भी छत्तीसगढ़ में है। कामेंग अरुणाचल प्रदेश में है। सोनितपुर ये असम में है। दिहांग पटकोई असम में है। दक्षिण अरुणाचल प्रदेश ये अरुणाचल प्रदेश में है। काजीरंगा कार्बी अंगलोंग असम में है। कार्बी अंगलोंग पठार भी है, तो ये असम में ही पड़ता है। धनसिरी लुंगडोंग ये असम में है। इतांकी ये नागालैंड में है। चिरांग रिपू ये असम में है। पूर्वी दो आस्क ये पश्चिम बंगाल में है। गारो हिल्स मेघालय में है। गारो हिल्स ये पहाड़ भी है, तो ये मेघालय में स्थित है गारो हिल्स। मैसूर ये कर्नाटक में है। वायनाड केरल में है। और नीलगिरी तमिलनाडु में है। रायल आंध्र प्रदेश में है। नीलांबर या इसको शांति घाटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये केरल में है। कोयम्बटूर ये तमिलनाडु में है। अन्नामलाई तमिलनाडु में है। अनाईमुडी केरल में है। पेरियार केरल में है। श्रीविल्लुपुत्तूर ये तमिलनाडु में है। शिवालिक या राजाजी पार्क ये उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश ER ये उत्तर प्रदेश में है। और अब बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको मैच करने के लिए दे सकता है कि जैसे वायनाड किसके लिए फेमस है, तो हाथी के लिए फेमस है, हाँ, या किस राज्य में है उससे संबंधित दे सकता है। या पेरियार पूछ सकता है किस राज्य में है, किस लिए फेमस है, तो हाथी के लिए फेमस है, यहाँ ये केरल में पड़ता है। तो इस तरह से पूछ सकता है। और उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर पूछेगा तो 2 हाथी रिजर्व हैं। एक तो अभी 33वां बना है, तो वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। अब आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर्स के बारे में देखते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर्स की शुरुआत अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था, और टोटल टाइगर रिजर्व 2967 हैं वर्तमान समय में। इंटरनेशनल टाइगर्स डे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाने का जो निर्णय किया गया था, वो 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन में किया गया था। तो परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। और इसकी संख्या कितनी है, तो 2967 है अभी वर्तमान समय में। M-STRIPS ये मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, इसका फुल फॉर्म है। और इसका उद्देश्य यह है कि बाघ अभयारण्यों के रख रखाव के संदर्भ से संबंधित है। भारत में वर्तमान समय में कुल 53 बाघ रिजर्व हैं। अभी हाल ही में 53वां चित्रकूट में बनाया गया है रानीगंज टाइगर रिजर्व। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व्स हैं। पहला है दुधवा, जिसे 1987 में बनाया गया था। दूसरा है पीलीभीत, जिसे 2014 में बनाया गया था। तीसरा है अमनगढ़, जो 2012 में बनाया गया था। और चौथा है रानीगंज, जो 2022 में चित्रकूट में स्थापित किया जा रहा है।
अमनगढ़ ये बिजनौर जिले में पड़ता है। दुधवा लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। पीलीभीत ये पीलीभीत जिले में पड़ता है। रानीगंज ये चित्रकूट जिले में पड़ता है। तो जो 53वां टाइगर रिजर्व है जो रानीगंज में 2022 में बनाया गया है, तो ये करंट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। पहले आंध्र प्रदेश जब एक हुआ रहता था, मतलब वहाँ पर तेलंगाना उससे अलग नहीं हुआ था, तो सबसे बड़ा यही नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व था। और जब तेलंगाना अलग हो गया और आंध्र प्रदेश अलग हो गया, उसी को आंध्र प्रदेश को ही काट करके तेलंगाना बनाया गया, तो जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व था ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में आ गया। तो कुछ भाग तेलंगाना में चला गया, कुछ भाग आंध्र प्रदेश में आ गया। तो जो तेलंगाना में जो जितना भाग गया वो 2611.39 स्क्वायर किलोमीटर गया, और इसको अमराबाद बाघ अभ्यारण्य के नाम से जाना गया। और आंध्र प्रदेश में 3396.31 स्क्वायर किलोमीटर एरिया गया। इसको आज भी नागार्जुन श्रीशैलम के नाम से ही जाना जाता है। अब देख लेते हैं जो 53 बाघ अभ्यारण्य हैं वो कौन कौन से हैं और किस राज्य में स्थित हैं। ये मैच करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो असम में है काजीरंगा बाघ रिजर्व, मानस बाघ रिजर्व, नमेरी बाघ रिजर्व, ओरंग बाघ रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा बाघ रिजर्व, पाकुई बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, हमने आपको पहले ही बताया। तेलंगाना में है अमराबाद, दूसरा है कावल, भी तेलंगाना में ही पड़ता है। बिहार में है वाल्मीकि, और छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती, अचानक कमार, उदंती सीता नदी। झारखंड में है पलामू। कर्नाटक में है बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, दांडेली, अंसी, बिलीगिरी, रंगनाथ। तो ये सारे कर्नाटक में पड़ते हैं। केरल में पेरियार और पराम्बिकुलम। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर टाइगर सबसे अधिक पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट और तेंदुआ स्टेट, गिद्ध स्टेट के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर इनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। क्रोकोडाइल स्टेट भी उसको जाना जाता है मध्य प्रदेश को ही, क्योंकि मगरमच्छ भी वहीं पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये चंबल नदी में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। और बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय डुबरी, ये सारे मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट हैं। और 53 में 6 मध्य प्रदेश में ही स्थित है टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में मेलघाट है, पेंच है, तदोबा अंधेरी है, सह्याद्री है, नवेगांव है और नागजीरा बोर, ये सारे महाराष्ट्र में पड़ते हैं। मिजोरम में डम्फा है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ये भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य है जो कि राजस्थान के बूंदी ज़िले में पड़ता है। तो 52वां अगर आपसे पूछेगा कहाँ पे है तो ये आपका राजस्थान में है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में दुधवा है, पीलीभीत है, अमनगढ़ है, और जो 53वां बना है वो रानीगंज में जो चित्रकूट ज़िले में पड़ता है वो 2022 में ही अधिसूचित किया गया है। अब आइए इससे संबंधित देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं हैं या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं हैं, और किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1973 में प्रारंभ किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1973 में स्थापित किया गया था। तीसरा है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो इसमें ऑप्शन सही नहीं है, तो 1973 है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पे पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम नागार्जुन वो है। और अगला है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब मैच करने के लिए बाघ रिजर्व एक तरफ दिया है, एक तरफ सूची दी हुई है। तो बांदीपुर आपका कर्नाटक
में पड़ता है बाघ रिजर्व, मानस असम में पड़ता है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार करिए, उपयुक्त में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं? तो बांदीपुर भी है और मानस भी है और सुंदरबन है। तो ये सारे जो है आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं, मतलब बाघ से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ये एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। 2 कुबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, ये गलत है। ये सामान्यतः मतलब मध्य एशिया के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, तो ये भी नहीं सही है। भारत में और इसके साथ साथ कुछ अन्य जगह भी पाए जाते हैं। कच्छ वनस्पति का सुंदरवन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ वनस्पति का सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? दम्फा मिजोरम में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बुक्सा ये पश्चिम बंगाल में है, दम्फा मिजोरम में है, नमेरी असम में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। तो बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? तो ये पेंच है। पेंच आपका मध्य प्रदेश में 90% भाग और महाराष्ट्र में 10% भाग है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में? तो सरिस्का राजस्थान में पड़ता है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो राजा जी ये 2015 का क्वेश्चन है। तो अभी वर्तमान समय में तो सारे हैं, जिसमें जितने ऑप्शन हैं इसमें सभी हैं। वो लेटेस्ट करंट की दृष्टि से पूछा था। उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था? तो ये वही 15 का क्वेश्चन ऊपर जो था वो राजा जी ही है। समस्त विश्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में है और कितना है? तो लगभग 2967 है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? तो ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपका कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ पर भी सुमेलित करना है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड में 22 नंबर क्वेश्चन में। तो बांदीपुर कर्नाटक में है, मेलघाट महाराष्ट्र में है, बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, पाकुई आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, सही है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम में है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है जो, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि ये उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित है? तो ये नामदफा नेशनल पार्क है, ये अरुणाचल प्रदेश का में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। तो अगर इस तरह का भी प्रश्न आ जाए कि सभी प्रकार की जो जलवायु है वो कहाँ पाई जाती हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में है। एम स्ट्रिप शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो ये बाघ अभ्यारण्य का रखरखाव के संदर्भ में देखा जाता है और इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंसेंटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो ये क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है या गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये मिलान करने के लिए है। तो दम्फा टाइगर रिजर्व आपका मिजोरम में है, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य ये त्रिपुरा में पड़ता है, सारामती शिखर ये नागालैंड में है। तो ऑप्शन के अनुसार फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर होगा सी। विश्व बाघ टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? ये ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसके अनुसार इसका आंसर होगा 29 जुलाई को। तो ये 29 जुलाई इसका आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अमनगढ़ है, तो अमनगढ़ इसमें आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सारे प्रश्न थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे और जो अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप
वीडियो के अंत में या चैनल के उसमें देखेंगे तो टेलीग्राम लिंक होगा, आप उससे जुड़ करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और इससे सब वन दरोगा से संबंधित जो और वीडियो हैं वो डेली एक एक वीडियो अपलोड कर देंगे, तो लगभग जितने भी वन दरोगा से संबंधित सिलेबस हैं वो सारे जल्द से जल्द कवर हो जाएंगे।